हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही सेशन है जो पिछले 36 एपिसोड से लगातार हर एक दिन अमूमन 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन कौन से होते हैं? तो प्रीवियस ईयर के एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट्स के बीच में एक हवा के रूप में प्रचलित है कि एरर स्पॉटिंग काफी कठिन है, उसके लिए ग्रामर बहुत पढ़ना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत के 20 एपिसोड के बाद ही आपको यह महसूस हो गया होगा कि एरर स्पॉटिंग में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि 20 एपिसोड तक कुछ नए पॉइंट्स, वो भी बहुत अधिक संख्या में आए। मतलब यह है कि 15 क्वेश्चन में 10, 8, 7 ऐसे करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते थे। लेकिन आजकल बिरले ही कभी किसी एपिसोड में 1 या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको शायद नोट डाउन करना पड़ता हो। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं सेट 37 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और उसके पीछे लगे हुए ग्रामेटिकल नॉर्म्स की चर्चा करने के लिए। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस सेट को पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को यहां पर पॉज करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, बनाइए पहले, क्योंकि एरर स्पॉटिंग की पहली सीढ़ी यही है। अगर आप अपने तरफ से प्रयास नहीं करेंगे तो यह काफी कठिन होगा मेरे लिए और आपके लिए भी कि आपको मैं एरर स्पॉटिंग में कुछ सिखा पाऊं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। नोटबुक, आंसर शीट और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 37 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सेट 37 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर वैसे बच्चे जो बहुत दिन के बाद एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सेट 37 को ही सॉल्व करना शुरू किया है, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन की लंबाई, चौड़ाई और तरीके को देख करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि पहले का था। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले सेट से शुरू हो गए थे, वहां पर मैंने बताया था। मैं अभी फिर से एक बार दोहरा दूंगा। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन जो आखिरी क्वेश्चन था वो था 543। यह सफर कितनी जल्दी कट गया, महीने का समय कैसे बीता, हमने सेट 1 से लेकर के 36 तक का सफर कैसे तय किया, यह शायद आपको महसूस होता होगा। मुझे महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं कमिटेड था कि मुझे इतने दिनों के क्वेश्चंस के आंसर कराने हैं, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराना है, क्योंकि यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से हर एक सेट का आंसर उपलब्ध है। खैर, जो लोग नहीं बनाते हैं, आपको कभी ना कभी इस चीज की कमी जरूर खलेगी और उस दिन थैंक यू जरूर बोल लीजिएगा जब लौट करके यहां आइएगा, क्योंकि टुकड़ों में पढ़ने की आपको आदत है। आपको पहले लगता है, देखिए फिर से आपको लगेगा कि मैं ताना मार रहा हूं। मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मैं बस आपको इतना आभास कराना चाहता हूं कि मेहनत के बगैर आपका कुछ नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि आपको किसी न किसी प्रकार के सपोर्ट जो कि ईमानदारी भरा हो, कोई भी पैसा ही आपके लिए दे देता है, नौकरी खरीद ही ले, तो पैसे भी कहीं ना कहीं से लाए जाएंगे, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है। जब आपके पास वो साधन नहीं है तो एक ही उपाय बचता है कि आप मेहनत करें। अगर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है सोर्स, आपको उपलब्ध कराया जा रहा है सोल्यूशन, तो उसका फायदा उठाएं। खैर, बहुत सारे लोग हैं जो इसको आंसर मिला लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और आप सब क्या क्या करते हैं ये मुझे पता है, क्योंकि मैं काफी लंबे अरसे से आप सबके बीच ही रहा हूं। भले ये वर्चुअल मीडियम है जहां पर मैं आपके सामने हूं और बोल रहा हूं, तो आप अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सकते हैं। सोचिएगा जरूर कि क्या क्या करते हैं आप। खैर चलिए, तो पहला सवाल है 544वां। क्या कह रहा है? अब हाँ, वैसे बच्चे जो पहली बार इस तरह के सवाल को बना रहे हैं, आपके लिए 2 ऑप्शन है, 2 तरीका, 2 मेथड कह सकते हैं बनाने का, कि ऊपर में जो लाइंस है जो 4 हिस्से में बटा हुआ है, आप उसी को चेक कर लो, उसमें किस हिस्से में गड़बड़ी है, और वो हिस्सा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है उसको आप देख लो, वही आपका आंसर है। अगर चारों हिस्सा सही है तो आपका आंसर
ई है, दैट मींस कि नो एरर, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ये पुराने जैसा है, पुराने वाले क्वेश्चन में हर एक स्लैश के पहले ABCDE लिखा हुआ था, लास्ट में नो एरर, बट यहां पर उसको अलग लिख दिया गया है और कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? सुकेश हु वॉज बोर्न ऑन द मरीनाज शोर। अब देखिए, मरीनाज शोर, ये क्या है? ये है एपोस्ट्रोफी S, और एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग मैंने कहा था लिविंग के साथ होता है, ठीक है, राम्स ब्रदर। आप अगर इसकी जानकारी से वाकिफ नहीं है तो चैनल पर है बेसिक जो एपिसोड है, वहां पर ये एक छोटा सा कहीं पर है जानकारी, किसी पहले दूसरे, मुझे लगता है कि जहां पर मैं पॉजिटिव केस बता रहा हूं वहां पर ये है। खैर, मैं एक छोटा सा जो है यहां पर आपके सामने बता दूं कि ये पोजीशन दर्शाने का दो तरीका है। या तो हम ऑफ से लिखते हैं, का, के, की के सेंस में, या फिर हम एपोस्ट्रोफी S से लिखते हैं। एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग लिविंग के साथ किया जाता है। और ये देखिए, मरीनाज शोर कहने का मतलब है कि किनारे है, तट है, वो नदी है, और वहां पर हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा शोर ऑफ मरीना, शोर ऑफ मरीना। इस तरीके से एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग करना यहां पर बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरीके से एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखना है इसमें कि ये कौन से ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया हुआ है, द मरीनाज शोर। मैंने क्या कहा? एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग लिविंग के लिए होता है, राम्स ब्रदर, मोहन्स सिस्टर। इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। मरीनाज शोर ये लिखना गलत है, वहां लिखेंगे शोर ऑफ मरीना, और तब जाकर के सही होगा। ऑफ भी करते हैं, ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ होता है, और इसीलिए जो है हम यहां पर इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, और तब जाकर के जो 544 में का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग लिविंग के साथ होता है और ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ होता है, और इसीलिए जो 544 में का आंसर हो गया वो हो गया आपका बी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। ये जानकारी पुरानी है बट हाँ काम की है, और इस पर सवाल पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं भाई यार एरर कितना बनाएंगे, अब विद्वान हो गए हम। कोई बात नहीं, हम आज तक ना हुए हैं विद्वान, हम अभी पढ़ते हैं। 45वां में कह रहा है कि ऑफिशियल्स इन लास वेगास आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ द सन टू लिट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, LIT। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है प्रकाशित, ठीक है। यहां पर इसका प्रयोग करना गलत हो जाएगा। लाइट जो है ये एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग होता है, नाउन की तरह भी प्रयोग होता है, और वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है। चूंकि मेरे सवाल में 2 + V1 जैसा कुछ दिख रहा है, तो यहां पर जो इसको लिखेंगे, तो चूंकि ये नाउन है, वर्ब का फॉर्मेट है नहीं, लेकिन अगर हम इसे लिखें तो इसका मतलब होता है प्रकाशित करना, प्रकाशित होना। तो इस सेंस में 2 + V1 का फॉर्मेट मेरा पूरा होगा। तो यहां क्या कह रहा है कि ऑफिशियल्स इन लास वेगास आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ द सन टू लाइट द सिटीज आइकॉनिक वेलकम साइन। क्लियर है यहां पर, टू लाइट, 2 + V1, और इसीलिए LIT को हटाएंगे और लाइट हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन अवेलेबल है वो आपका ऑप्शन अवेलेबल है C में, इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। 545 में का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, LIT ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रकाशित। LIGHT ये एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग होता है, नाउन की तरह भी प्रयोग होता है, और वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है। जब हम इसे वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तो प्रकाशित करना या प्रकाशित होना, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, और तब ये इंफिनिटिव का कॉम्बिनेशन पूरा करता है, 2 + V1। टू लेट लिखना गलत है, 2 + नाउन वहां पर वो परफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए हम उसको हटाएंगे और LIGHT लिखेंगे, तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 546वां, 546 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्लानिंग। देखिए यहां पर एक मिस है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ड्यूरिंग प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, इसमें यू है, आर छूटा हुआ है वहां पर। आपने अगर उसको एरर मार्क किया है तो आपके एरर 1 से ज्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, आप ए को भी मार्क कर लेना, मैं यहां पर मानता हूं। बट यहां पर सही जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है कि ड्यूरिंग प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, यहां पर यू लिखा हुआ है, आर छूट गया है। तो आप या तो उसे
प्रिंटिंग मिस्टेक मानकर चलेंगे, और अगर आपने वैसे उसको एरर मान लिया है तो 2 एरर आपका होना चाहिए, आगे भी कुछ गड़बड़ी है। अगर आप दोनों पकड़ते हैं तो ठीक है, और अगर आप पहले चुन करके आलसी हो गए हैं तब तो ये गलत बात है, आगे चेक करना चाहिए। तो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट यू मस्ट गार्ड अगेंस्ट बिकमिंग टू कंजर्वेटिव, नहीं अगेंस्ट बिकमिंग कंजर्वेटिव टू। अब टू कंजर्वेटिव का प्रयोग देखिए, टू का प्रयोग जब हम सेंटेंस के बीच में करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव से पहले करते हैं, तो इसका मतलब होता है मोर देन एनफ। आज थोड़ी बहुत जानकारी है, ऐसे मैं इसको पहले बता चुका हूं, ठीक है। इसको हमेशा हम नकारात्मक एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं तो मीनिंग अच्छा आता है। आप किसी को यह नहीं कह सकते हैं कि आई एम टू हैप्पी टू मीट यू। मेरे जैसा आदमी हो तो कहे कि मत खुश हो, सर पटक के रो, मर जाओ, हम क्या करें। आई एम टू हैप्पी टू मीट यू का मतलब है कि मैं उतना खुश हुआ जितना नहीं होना चाहिए। एहसान कर रहा है क्या मेरे ऊपर? होना चाहिए आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। और यही चीज अगर इसको हम नेगेटिव, हम लोग कैसे बोलते हैं, टुडे इज वेरी हॉट डे। तो जब वेरी हॉट है तो वेरी का मतलब होता है एंडलेस, लिमिटलेस। तो आप पॉपकॉर्न क्यों नहीं बन गए, पूरी दुनिया में आग क्यों नहीं लग गई, पृथ्वी ब्लास्ट क्यों नहीं हो गया? वेरी हॉट कहने का मतलब है एंडलेस, लिमिटलेस। तो इस सेंस में नहीं कह सकते। जब आप कहते हैं टुडे इज टू हॉट डे, इसका मतलब है कि मोर देन एनफ, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म है, तो अच्छा मीनिंग देगा। आई एम टू सैड मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, उतना जितना नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये सही होता। अब क्या है कि इसको अगर हम अंत में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है भी, इसका मतलब होता है भी। ये दूसरा सेंस है। जब हम एडजेक्टिव से पहले इसको इस्तेमाल करते हैं तब इसका सेंस आता है मोर देन एनफ। एंड में प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है भी। और इसको देखिए कि ड्यूरिंग प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट यू मस्ट गार्ड अगेंस्ट बिकमिंग कंजर्वेटिव टू। मतलब इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कंजर्वेटिव भी ना हो। मतलब है कि मस्ट गार्ड अगेंस्ट बिकमिंग कंजर्वेटिव टू, इस तरीके का है तो उसको हम एंड में कर लेंगे और तब जाकर के सही होगा। एंड पोजीशन जो है एडवर्ब का, उस लिहाजन भी ये तब वहां पर फिट बैठेगा। और इसीलिए जो 46वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हम प्लेस चेंज करेंगे, और इसीलिए जो 46वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। परिवर्तन करेंगे, कंजर्वेटिव पहले, टू बाद में। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 47वां। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है डिससैटिस्फैक्शन लेवल एमंग एम्प्लॉइज हैव इंक्रीज सिंस 2009 व्हेन द इकोनॉमिक स्लोडाउन सेट इन। देखिए इसमें 2 गड़बड़ी है, ठीक है। यहां इंक्रीज को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि डिससैटिस्फैक्शन लेवल्स एमंग एम्प्लॉइज। तो देखिए एमंग लगा हुआ है एनपीएन, तो मेरा जो पहला है डिससैटिस्फैक्शन लेवल्स, उसके हिसाब से हैव लगा हुआ है, वो ठीक है। लेकिन यहां पर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो पहली गलती तो यहां पर है, सिंस 2009 व्हेन द इकोनॉमिक स्लोडाउन सेट अपॉन, नहीं सेट इन, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 फ्रेजल वर्ब है ये, और इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि फ्रेजल वर्ब जो है उसके एपिसोड को भी आपको देखना चाहिए। जितने फ्रेजल वर्ब है उसको आपको अपने जहन में रखना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ऐसी गलती आपसे जो है नहीं हो पाएगी। देखिए सेट अपॉन का मतलब होता है पर, टूट पड़ना, ठीक है, और सेट इन का मतलब होता है आरंभ होना। तो अब देखिए कि कौन सा मीनिंग यहां पर सही हो रहा है। सबसे पहले जो यहां पर सेंस आ रहा है, पढ़ेंगे डिससैटिस्फैक्शन लेवल्स। तो जब लेवल्स है तो हैव लगाया, तो पहली गलती है वहां पर कि इंक्रीज्ड, और इंक्रीज्ड गलती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, पहला जो 47 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसमें गड़बड़ी है कि इंक्रीज नहीं इंक्रीज्ड हो जाएगा। सिंस 2009 व्हेन द इकोनॉमिक स्लोडाउन सेट अपॉन, नहीं सेट इन। मतलब है कि जब इकोनॉमिक स्लोडाउन शुरू हुआ, सेट अपॉन नहीं सेट इन, जब इकोनॉमिक स्लोडाउन आरंभ हुआ उस समय की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर जो है अपॉन में अपॉन हटा करके इन लगाएंगे, और तब जाकर के जिसका दूसरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मतलब है कि 47 में 2 गड़बड़ी है। हैज हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, और सेट अपॉन का मतलब होता है पर, टूट पड़ना, और सेट इन का मतलब होता है आरंभ होना। तो बात यहां पर हो रही है कि जब इकोनॉमिक स्लोडाउन शुरू हुआ तब की बात कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए, और अगला कौन सा है, तो वो है 48वां 48
8th कह रहा है एट्रीब्यूटिंग राइज इन इन्फ्लेशन partly for withholding of food stock by traders, the minister said that he was committed to easing, नहीं to ease. आपको पता है ease जो है वो verb है और इसके साथ जब हम लगा रहे हैं 2 + V1 होना चाहिए, बड़ा ही आसान है। यहां पर जो easing लिखा हुआ है ये गलत है, इसकी जगह पर हम ease कर देंगे तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, attributing rise in inflation partly for withholding of food stock by traders, the minister said that he was committed to ease this supply side bottleneck. और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा और इसीलिए ये जो पोर्शन है वो आपका डी है, तो 48वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इजी ये एडजेक्टिव है, इसका जो वर्ब वाला फॉर्मेट है वो है ईज, और ईज यहां पर 2 + V1 में ईजिंग लिखा हुआ है जो कि 2 + V1 + ing नहीं होता है, वो गलत है। 2 + V1 होता है तो हम 2 ईज लिखेंगे तब जाकर के वो सही हो जाएगा और इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 49वां 549 क्या कह रहा है कि इंडियाज लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर इज अगेन इन द रेस ऑफ अक्वायर फॉर स्टेक इन स्वीडिश कंपनी विच इज अ प्रीमियम कार मेकर। देखिए पढ़ने में मैं जो सबसे पहले आपको कहता हूं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो आप लोग पढ़ते हैं ना दैनिक भास्कर द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब जो आपको लगता है, इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि इंडियाज लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर इज अगेन इन द रेस ऑफ अक्वायर फॉर, सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां जो लिखा हुआ है कि इज अगेन इन द रेस, इज अगेन इन द रेस ऑफ अक्वायर फॉर स्टेक इन। अब देखिए कि मैं इतना क्यों लिखा, आप अगर इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो मीनिंग देखिए आता है अगर आप इसे नहीं भी पढ़ते हैं तो देखिए मीनिंग आता है या नहीं आता है। क्या हो जाएगा कि इंडियाज लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर इज अगेन इन द रेस फॉर स्टेक इन स्वीडिश कंपनी विच इज अ प्रीमियम कार मेकर। क्या हो जाएगा, फॉर स्टेक इन स्वीडिश कंपनी विच इज अ प्रीमियम कार मेकर। तो यहां पर जो ऑफ अक्वायर है ये सुपरफ्लुअस है, बेमतलब यूज है, इसको हम अगर नहीं भी यूज करते हैं फिर भी मेरे सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सही बैठता है कि इज अगेन इन द रेस फॉर स्टेक इन स्वीडिश कंपनी, और तब जाकर के सही हो जाएगा ये, और इसीलिए जो 49वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या करेंगे, ऑफ एक्वायर को वहां से हटा देंगे। चलिए 50वां सवाल देखा जाए, 550 है ना, 600 के रेस में आ चुके हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि विद सेल ऑफ ब्रांडेड और प्रीमियम पेट्रोल, विद सेल ऑफ branded or premium petrol becoming almost nil due to high duties, a government appointed panel has recommended slashing excise duty to make them, नहीं प्रीमियम पेट्रोल की बात कर रहे हैं है ना, ब्रांडेड और प्रीमियम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो मेक इट एट पर विद रेगुलर फ्यूल। यहां पर देम लिखना बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी कहा था कि प्लूरल के लिए हम देम का प्रयोग करते हैं जब अनकाउंटेबल या सिंगुलर होता है, उसके लिए वहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। चूंकि मेरे सेंटेंस में यहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्रांडेड और प्रीमियम पेट्रोल की बात की जा रही है, तो क्या हुआ है, पैनल हैज रिकमेंडेड स्लैशिंग एक्साइज ड्यूटी टू मेक इट नॉट देम, और तब जाकर के सही होगा, और इसीलिए जो 50वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है, तो भैया सिंगुलर होगा या अनकाउंटेबल होगा, जिसको कि हम सिंगुलर के दायरे में रखते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, उसके लिए जो कोई भी हेल्पर यूज होता है तो हम देम यानी दे की फैमिली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, और तब जाकर के सही होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। चलिए
51वां सवाल देखा जाए, बहुत ही आसान सा सवाल है और 2 + V1 से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं इसमें। कह रहा है कीपिंग इन माइंड दैट पावर कट्स आर ऑन डिफरेंट डेज इन डिफरेंट एरियाज, द चेंज इन द फैक्ट्री लॉ वुड एनेबल इंडिविजुअल फैक्ट्रीज विद एन एरिया टू डिटरमाइनिंग, नहीं टू डिटरमाइन, क्या हो जाएगा टू डिटरमाइन। कह रहा है कीपिंग इन माइंड दैट पावर कट्स are on different days in different areas, the change in the factory law would enable individual factories within an area to determine। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिटरमाइनिंग को हटा करके हम उसे कर देंगे डिटरमाइन, और फिर से वही कंसेप्ट है इन्फिनेटिव वाला 2 + V1, और इसीलिए जो 51 का आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा डी। बड़ा ही आसान सा सवाल रहा है इस सेट का, ज्यादा परेशानी जो है वो नहीं उठानी पड़ी है ना। चलिए 51 कर चुके हम लोग, अगला सवाल देखते हैं 52वां। क्या कह रहा है देखिए कि पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज्ड ऑन आइडेंटिफाई। आप देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो लिखेंगे रिफ्यूज्ड टू आइडेंटिफाई, ठीक है 2 + V1 कर लिया, या आप इसे कह सकते हैं रिफ्यूज्ड जब ऑन लिखा हुआ है तो हो जाएगा आइडेंटिफाइंग। मैंने क्या कहा है कि प्रेपोजिशन के साथ, नॉर्मल प्रेपोजिशन के साथ वर्ब 1 + ing, या नहीं तो 2 + V1 जो इन्फिनेटिव का पैकेज है आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो रिफ्यूज्ड टू कर लेंगे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये ठीक है करेंगे, आप ऑन रखना चाहते हैं कर सकते हैं, तो मीनिंग आ जाएगा मिला जुला करके। बट जब हमेशा अप्रोप्रिएट की बात करते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बायस्टैंडर हु इज द ओनली आई विटनेस टू द क्राइम, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसीलिए जो 52वें का आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए क्या किया हमने यहां पर, यहां हमने दो तरीका अपनाया। पहला तरीका कौन सा था कि हमने उस ऑन को 2 में चेंज कर दिया और आइडेंटिफाई उसके साथ फिट बैठ गया, या फिर ऑन को रखेंगे तो आइडेंटिफाइंग कर देंगे आइडेंटिफाई को बदल करके। चलिए अगला सवाल 553। क्या कह रहा है कि द आइडिया ऑफ हाई स्पीड ट्रेन इज अपीलिंगली स्टडीज, नहीं अपीलिंग स्टडीज, सो दैट countries which have such trains have found that they are much more expensive than expected and are not used much। तो यहां पर अपीलिंगली नहीं, अपीलिंग इज के बाद वर्ब 1 + ing, इसलिए अपीलिंग। दो द आइडिया ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स इज अपीलिंग, और इसीलिए यहां से हम ly हटा देंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बड़ा ही आसान सा है कि इस rm के साथ हमेशा हम वर्ब 1 + ing का प्रयोग करते हैं, और इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा अपीलिंग हो जाएगा, और तब जाकर के बिल्कुल फिट हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल देखा जाए, बड़ा ही आसान सा है 54। देखिए कह रहा है इनोवेशंस स्पेशली इनटू द फील्ड ऑफ। अब हम थोड़ा सा आपको जानकारी इन और इनटू का दे दे। प्रेपोजिशन है, किसी दायरे में पहले से है तो इन, और किसी दायरे में बाहर से मोशन करके जाते हैं तो इनटू। मतलब अगर बदलाव दिखे, ही जंप्स इनटू द रिवर, ही केम इनटू द रूम, ठीक है, दिस सेंटेंस इज इन हिंदी, पहले से है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना, तो वो अवस्था परिवर्तन होता है। तो यहां पर जो है क्या लिख रहा है कि इनोवेशंस स्पेशली इन द फील्ड ऑफ, नॉट इनटू द फील्ड ऑफ। तो यहां पर से हम इनटू हटा देंगे, लगा देंगे इन, और इसीलिए जो 54वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है कि किसी दायरे में, किसी अवस्था में पहले से है उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे, या कहीं पर मोशन या परिवर्तन दिखता हुआ, जैसे बाहर से कमरे में आएगा तो ही केम इनटू द रूम, जंप्स इनटू द रिवर, इस तरीके से जो है हम समझते हैं इन और इनटू के प्रयोग में अंतर, और इसीलिए जो 54वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या करेंगे, इनटू को हटा करके इन में तब्दील कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए 55वां। चलिए कह रहा है व्हाइल द कंट्री स्पेंड। अब इससे आगे बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि देखिए कंट्री के साथ सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो स्पेंड नहीं स्पेंड्स, V5 का प्रयोग करेंगे, और यहां पर स्पेंड लिखा हुआ है वो गलत है कि while the country spends about
$800 million on fireworks every year at a cost of only $74 million. It is set to launch a rocket into space to orbit Mars and gather data about the planet. तो यहां पर स्पेंस नॉट स्पेंड, और इसीलिए जो 55वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसका जो कोर कंसेप्ट है वो यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। चलिए 56 देखें, 56 क्या कह रहा है देखिए, द गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ केयर सिस्टम विच कंसिस्ट्स। जब गवर्नमेंट प्लान करती है तो आगे की बात करेंगे तो यहां पर कंसिस्ट नहीं, विच विल कंसिस्ट ऑफ अ वेबसाइट वेयर पीपल रजिस्टर फॉर इंश्योरेंस। तब जाकर के ये सही होगा। क्या हो जाएगा, विल कंसिस्ट ऑफ अ वेबसाइट वेयर पीपल रजिस्टर फॉर इंश्योरेंस। तब जाकर के सही होगा, पूरा लाइन ही बदलना पड़ेगा। जब कह रहा है प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ केयर सिस्टम विच विल कंसिस्ट, उसको हम प्रेजेंट में नहीं लिख सकते, आगे आने वाली बात है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, सेंस को समझना पड़ेगा। इसीलिए 56 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हम वहां पर विल प्लस V1 लिखेंगे और आगे जो लिखा हुआ है पीपल्स रजिस्ट्रेशन वो करेंगे पीपल रजिस्टर फॉर इंश्योरेंस। तब जाकर के सही होगा। सेंटेंस पढ़कर यही लग रहा है कि आगे आने वाले समय की बात कर रहे हैं, उस समय की योजना की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यहां पर जो है बदलाव हुआ और इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए 57वां सवाल देखा जाए, 57th क्या कह रहा है, ओवर हाफ ऑफ चाइनाज 1.4 बिलियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस एंड द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम फेसिंग द कंट्री। जो अभी फेस कर रही है उसके लिए, फेसेस नहीं, स्टैटिक नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात है, प्रेसिंग प्रॉब्लम फेस और टुडे लिखा हुआ है तो आज कर रही है, इसलिए यहां पर फेसेस नहीं फेसिंग। क्या हो जाएगा, यहां जो फेसेस लिखा हुआ है उससे मीनिंग खराब हो रहा है, आज की बात कर रहा है आगे, तो फेसिंग क्या हो जाएगा, फेसिंग द कंट्री टुडे इज लैक ऑफ रूरल रिफॉर्म्स, और तब जाकर के सही हो जाएगा। और ये आपके सी वाले हिस्से में मेंशन है, इसलिए 57th का जो आंसर है वो है आपका सी। चलिए उम्मीद करते हैं समझ भी गए होंगे और मजा भी आ रहा होगा। आज के सेशन का आखिरी सवाल 558 क्या कह रहा है कि attrition is going to be in the norm in the banking industry in the days to come and banks should be prepared। being prepared ने should के बाद V1 लगता है, should के बाद V1 लगता है, और अगर हम B लगाते हैं तो उसके बाद past participle लगाना पड़ेगा, should be prepared, और इसीलिए जो 58 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। उम्मीद करता हूं कि ये जो सफर था 15 क्वेश्चन का आपके लिए बड़ा ही मनोरंजक, सिखाने वाला और खुशियों से भरा हुआ होगा, क्योंकि खुशियों से भरा हुआ तब होता है जब आपके अधिकांश जवाब सही होते हैं। आपको कितने अंक प्राप्त हुए नीचे कमेंट में लिख करके सूचित जरूर करिए, क्योंकि आप लिखते हैं तो मुझे ये महसूस होता है एक प्रोत्साहन के तौर पर कि इतने बच्चे इंटरेस्टेड होकर के इस एपिसोड को बनाते हैं और सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। खैर, आज के सेशन में जो कुछ बातें सीखने लायक यहां पर रही, वो सबसे पहले तो रहा एपोस्ट्रोफी एस की बात हमने की कि वो हम लिविंग के साथ प्रयोग करते हैं, ऑफ का नॉन लिविंग के साथ प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिट और लाइट की बात मैंने बताई, लिट नाउन की तरह प्रयोग होता है और लाइट जो है एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब की तरह प्रयोग होता है। फिर मैंने टू का बताया कि उसको आप अंत में प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब भी होता है, और अगर नेगेटिव एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं तो मोर देन एनफ का सेंस देता है। फिर जो आगे बात आई वो आई सेट अपॉन और सेट इन की। मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के साथ जो वर्ब यानी कि फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं, तो एक था सेट अपॉन, दूसरा था सेट इन, पर टूट परना या आरंभ होना, तो वहां पर सेट इन का प्रयोग होना चाहिए था आरंभ होने के सेंस में, क्योंकि सेशन का सेंटेंस का जो हिस्सा है कह रहा है कि रिसेशन जब से शुरू हुआ है ना, इकोनॉमिक स्लोडाउन शुरू हुआ है ना, अमंग एम्प्लॉइज हैव इंक्रीज डिससेटिस्फेक्शन, इकोनॉमिक स्लोडाउन की जब शुरुआत हुई, और उसके बाद हाँ इन और इनटू के प्रयोग को मैंने बताया आपके सामने
कि अगर किसी अवस्था में किसी जगह पर पहले से हैं तो इन लगाते हैं, किसी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में अवस्था परिवर्तन करते हुए या मोशन करते हुए किसी घेरे में दायरे में प्रवेश करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंप्स इनटू द रिवर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए काफी मजेदार रहा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। फॉर्मेलिटी है, फिर भी मुझे तो पूरा करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर पहले जुड़े हुए वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय है यहाँ से विदा लेने का। बहुत जल्द इसके अगले सेशन यानी कि सेट 38 के साथ उसके आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। घर में रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए लर्निंग लेस विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।